दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी और माशी जो एक तारीख़ है उससे कुछ बंदा सीख सकता है। इस वक्त बुनियादी तौर पे आप ऐसा समझ जाइए कि सियासी तौर पे एक भूचाल आ चुका है, एक ज़लज़ला सा आ चुका है। 19 नवंबर के बाद से हुकूमत की टिक 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 ठा वाला मामला बन गया है, क्योंकि आपको पता है कि पहले मामलात कुछ और थे, अब मामलात कुछ और हैं। पहले सेम पेज का ड्रामा किया जाता था, सेम पेज, हम सब सेम पेज पर हैं, ये वो, कोई अब सेम पेज नहीं है और ना कभी पहले थे। इदारों का अपना मैंडेट होता है, इदारे अपना काम कर रहे होते हैं, सियासतदानों का अपना मैंडेट होता है, वो अपना काम कर रहे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यार अली भाई आपने कल भी सियासत पर बात की, आज भी वजह यह है कि ये जो कुछ माशियात में हो रहा है ये सब सियासत की वजह से हो रहा है, हालात की वजह से हो रहा है। अब फ्रैंक बात यह है कि डॉलर और रुपए वाला जो सिलसिला है ये तो बड़ा क्लियर कट है। आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, उन्होंने आपको सीधा करके रख दिया कि आप उनके मोहताज हैं। अल्लाह ना करे इंसान किसी का मोहताज हो, लेकिन बात यह कि हमारी कौम ने खुद मोहताजी को तरजीह दी खुद मुख्तारी पर, उसकी वजह से हम फंस गए। यह याद रखें कि अगर डॉलर महंगा होता चला जाएगा तो पाकिस्तान मफलूज सा होकर रह जाएगा, हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स अंडर थ्रेट आ जाएंगे। आपको पता है कि हवाई जहाज़ जो हवा में उड़ते हैं, चाहे वो लड़ाका हों या वो सिविलियन जहाज़ हों, दोनों को ईंधन चाहिए। गाड़ियाँ जो सड़कों पर चलती हैं इनको भी ईंधन चाहिए, इनकी कीमत डॉलर में। अगर डॉलर महंगा कर दिया जाएगा तो बगैर ईंधन के तो कोई काम हो नहीं सकता। ना पावर प्लांट चलेगा, ना गाड़ियाँ चलेंगी, ना हवाई जहाज़ चलेंगे, ना मईशत का पहिया चलेगा। पाकिस्तान को जाम करना तो ये ऐसा काम है, डॉलर को महंगा कर दो, तेल ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। डॉलर को महंगा कर देने के बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है। देखो ये सारा डिस्को डांस है और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर फजूलियात लिखी हुई हैं कि हम वसाइल से माला माल हैं। ये टोटल नॉनसेंस है। पाकिस्तान के पास कोई वसाइल नहीं है। हमारा धंधा इसी से चलता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान कभी सुकून में नहीं रहेगा, कभी चैन में नहीं रहेगा, इस पर फड्डे होते रहेंगे। कभी कोई मुल्क इसकी बांगे संभालने की कोशिश करेगा, कभी कोई मुल्क इसमें इंटरफेयर करेगा, कभी कोई मुल्क इसमें इंटरफेयर करेगा। जब तक वहां पे जंग जारी रहेगी हमारा रोजगार लगा रहेगा। सीधी सी बात कर रहा हूं, ये अफगानी जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना अपन को नोटू मिलेगा, नोटू। लेकिन हम ऐसे बेवकूफ हैं कि नोटू दुनिया दे रही है, हम लेने को तैयार नहीं है। खैर एनीवे जाने दो। साथ रहा ईरान। ईरान के साथ दुनिया की बनती नहीं है, उसने सारी दुनिया से पंगा किया हुआ, कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आला ज़र्फ लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, काम में भी अच्छे हैं, लेकिन हुकूमत बहुत घटिया है। ईरान की हुकूमत बहुत घटिया है, थर्ड क्लास है। हमारे भी बड़े सख्त दुश्मन हैं, सुबह शाम उनकी हुकूमत जो है हमारे खिलाफ बयानात देती है, लेकिन लोग ईरान के बहुत अच्छे हैं, 100% फर्स्ट क्लास। मेरे देखने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले ईरान के अंदर भी मौजूद हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत से तंग हैं। यार आपकी हुकूमत से सिर्फ आप ही नहीं तंग हो, हम भी अपनी से भी तंग हैं। टिक टिक था। नाजरीन, वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है। मैं बगैर घड़ी के भी वक्त देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग घड़ी पहन कर भी वक्त नहीं देख रहे। ये वक्त बड़ी अजीब चीज़ है, कभी की रातें लंबी, कभी के दिन। हालात यकसर बदल जाएंगे। मैंने इसीलिए हमेशा सादगी का तरीका इख्तियार किया। जितने आजिज़ होंगे, जितनी आपकी शख्सियत में आजी और इंकिसारी होगी, उतना अच्छा होगा। मैं पाकिस्तान के तमाम वुज़रा से भी ये कहता हूँ कि जब हालात बदलने लगें तो अपने मिजाज मध्यम कर दें और ज़्यादा इंसानियत अपने अंदर पैदा कर लें। क्या पता कल सुबह क्या प्याम लेकर आए। क्या शायराना किस्म का अंदाज़े गुफ्तगू पाया है। वाह 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 वाह, ये साथ साथ कहो। हाँ चलो जी, अब हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, इस वक्त भी बहुत आम मनसब के ऊपर फायज़ हैं, NFC के मेंबर हैं पंजाब की तरफ से। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया जी। अब बात कुछ ऐसी है डॉक्टर सलमान शाह साहब के, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव रिसीव्ड a verbal assurance from the finance minister that things will get settled with the IMF. The rupee still remains under pressure. The dollar continues to climb. The trade numbers, trade figures are not good. The stock exchange is nosediving. Things are not looking good in the short and medium term. However, इसके ऊपर आपके व्यूज आना बहुत ज़रूरी हैं। क्या कहते हैं आप?
नहीं, आई थिंक एक तो ये है कि जो हमारी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन, वो सबको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो सबसे पहले इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है और वो उसके मुताबिक इसकी प्राइसिंग वगैरह भी करते हैं। ऑफ एंड ऑन ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है और कई चीज़ें होती हैं जो उनको इम्पैक्ट कर सकती हैं, लेकिन आई थिंक कि इस वक्त जब आईएमएफ का प्रोग्राम स्टाफ लेवल पे उन्होंने बड़ी इंटेंसिव नेगोशिएशंस के बाद वो अप्रूव किया है, तो वो एक समझें कि आईएमएफ ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब एक फॉर्मेलिटी है जो बोर्ड में जाएगी और वो क्रिसमस से पहले आई थिंक मीटिंग हो जाएगी और उसमें वो अप्रूव हो जाएगा। मेन इशू है कि क्या हम तैयार हैं अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर आपको पता है कि दो बहुत बड़े हाथी हैं हमारी इकोनॉमिक जो कहना चाहिए एनवायरनमेंट में, जो लोग भूल जाते हैं और जो सबको याद रहना चाहिए। और सबसे बड़ा हाथी जो है वो है हमारे बैरूने मुल्क कर्जे। 100 अरब डॉलर से आगे निकल गए हैं और आपके पास उनको सर्विस करने के लिए उतने रकम नहीं है, आपके रिजर्व्स में वो पैसे नहीं हैं कि उनकी सर्विसिंग ही हो सके। 100 बिलियन डॉलर का मतलब है कि 15 से 16 बिलियन डॉलर हर साल आपने रीपे करने हैं और उसमें कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का है और कुछ हिस्सा रीफाइनेंस करना है। अब रीफाइनेंस जो है वो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर दुनिया आपको रीफाइनेंस करने के काबिल समझे, और उसके लिए आपको आईएमएफ की एंडोर्समेंट बहुत ज़रूरी हो चुकी है। सो आई थिंक एक तो ये है कि ये स्टाफ एग्रीमेंट जो है ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है मार्केट्स के लिए कि पाकिस्तान में जो टफ डिसीजंस लेनी थी वो लेने के लिए पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर सलमान शाह साहब, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। देखें, आई हैव अ व्यू, आई डोंट नो मेनी पीपल अग्री विद दिस व्यू, सम पीपल डिसएग्री विद इट। वो ये है कि अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ हमारे ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं। बच्चे किसी ने पढ़ाने होते हैं तो वो यूएस भेजता है, वेस्ट में भेजता है। इलाज कराना होता है तो वी ऑलवेज चूज़ यूएस मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस और इलाज यूके में कराते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आवर पॉलिटिकल लीडर्स हैव डुअल होम्स, इफ नॉट डुअल नेशनैलिटीज़। Some of them have dual families as well. They live abroad, they get educated abroad. This is a clear paradox where we say that we do not want to maintain good relations with the West, yet मैं ये कहता हूँ, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी साहब हो, their families have dual homes in the West. They have children who are citizens of Western countries by default. ये क्या हम पैराडॉक्स क्रिएट कर रहे हैं? वेस्ट भी हंस रहा होगा, ये क्या मजाक है। व्हेन वी टेक रिफ्यूज वी गो एंड टेक रिफ्यूज इन दोज कंट्रीज। तो ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद देम एज वेल एंड वी शुड मेंटेन गुड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज आल्सो। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, बट ये आई थिंक एक बड़ा मिस नॉमर है कि हम वेस्ट के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। हमारी उनके साथ बिल्कुल रिलेशनशिप महफूज है। यस, अब हमने उनको, हमारी आपके साथ रिलेशनशिप पार्टनरशिप ऑफ पीस होगी। हम इस खित्ते में अमन लाना चाहते हैं, हम पूरे सेंट्रल एशिया को ओपन अप करना चाहते हैं और इसको इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं जिसमें तजारत भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो, एनर्जी फ्लोज भी हो और कारोबार हो। और हम जंगों से अब निकलना चाहते हैं और ये 40 साल की जंग जो हमने अफगानिस्तान में लड़ी है वो अब हम फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास गुंजाइश नहीं है। आई थिंक कि अब वेस्ट को इस चीज़ का खासी हद तक उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस, ये अब आगे चल के इसका
इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस करेगा रादर देन जियो पॉलिटिक्स। अच्छा, आर्गुमेंट को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इट इज़ ओपनली डिस्क्लोज्ड दैट आवर पॉलिटिशियंस हैव हाउसेस इन लंदन, in United Kingdom, they have properties in the United States, some of them have wives abroad, some of them have children abroad, most of them have children who are educated in the US, most of them have children who are educated in the West, most of them have, if they have been hospitalized, they have been hospitalized in the West. They have never ever considered prioritizing in going to those countries which we have good relations with. And if you ask about visiting, they have vacations which are regular, and those regular vacations are in the West. Their families regularly visit there, they have valid visas, some of them have, I don't know, people say that they have nationalities as well. The confusion is that when all of these things are related to the West, then why are we unable to develop develop good relations with the West? मेरी बात जारी है, डॉक्टर सलमान शाह साहब से बात हो रही है, उन्होंने कहा कि हम वेस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, मगर मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपको बताऊं कि मेरे ख्याल से जितने हमारे इस वक्त इकोनॉमिक इल्स हैं उनका सोल्यूशन इसी में है कि वी डेवलप गुड रिलेशंस विद द वेस्ट। और अनफॉर्चुनेटली आपकी बात को मैं कंसिडर कर लेता हूं, बट एब्सोल्युटली नॉट वाज नेवर द वे फॉरवर्ड। वी सेड एब्सोल्युटली नॉट, दे ट्विस्टेड our arm so much that it's about to break. It's time that we reconsider our policies and we try listening to intelligent people like you. What do you say? नहीं, आई थिंक ये जो जियो इकोनॉमिक्स की मैंने बात की वो बड़ी पावरफुल आर्ग्यूमेंट है। और अगर आप देखें कि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन की और प्रेसिडेंट जी की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो भी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही हैं। वो अपनी कशीदगी जो है उसको कम करना चाहते हैं, वो जंग नहीं करना चाहते। और आप देखेंगे कि अगले चंद माह में चीन और अमेरिका के तजारती तल्लुकात दोबारा से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जो इस वक्त टैरिफ्स अमेरिका ने चीन पे लगाए हुए हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब अमेरिका में जो पॉलिसी है वो कहते हैं चाइना +1, यानी कि अमेरिकन बिजनेसेस कहती हैं काम अभी भी हमने चाइना में करना है लेकिन डाइवर्सिफाई करें और एक और जगह भी साथ कर लें। सो आई थिंक वी आर ऑल हेडिंग टूवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स। अमेरिका में इन्फ्लेशन है, अमेरिका में भी डिसरप्शन है, वो भी इकोनॉमिक्स पे इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। तो आई थिंक कि हमारे खित्ते में भी इकोनॉमिक्स पे तवज्जो आएगी और हमारी पॉलिसी ये ठीक है। जहाँ तक IMF का प्रोग्राम है, ये सख्त प्रोग्राम ज़रूर है लेकिन आपकी बीमारी भी बहुत सख्त है। आपकी बीमारी जो है उसमें आपके ऊपर जो कर्जे चढ़े हुए हैं उनकी अदायगी करते करते आपका तकरीबन जो जैसे लोग कहते हैं चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर कर्जे जो इतने ज़्यादा हैं वो कर्जे माफ़ करने के लिए आपको दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मांगनी पड़ेगी, पेरिस क्लब रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, लंदन रिस्ट्रक्चरिंग। तो उससे बचने के लिए वो अभी टेबल पे नहीं है। उससे अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, एक बड़ी एसेंशियल बात है, एक बड़ा अहम सिग्नल है, आपको पता होगा जो मुल्ला उमर हैं उनके बेटे जो हैं वो अभी वजीर दिफा हैं अफगानिस्तान के, और तालिबान जो हैं वो किसी की भी शबी तस्वीर वगैरह नहीं लगाते और तस्वीर लगाने को बुरा समझते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उनके पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी अहमद शाह बाबा की, अहमद शाह दुरानी की। और एज यू नो दैट अहमद शाह दुरानी वाज द अफगान रूलर ऑफ द दुरानी एम्पायर एंड हिज कैपिटल वाज इन लाहौर। तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई सर कि व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल वाज दिस, बिकॉज एज यू आर अवेयर तो बामियान बुदा भी तोड़ दिया था, ये किसी की शबी वबी इस्तेमाल नहीं करते, तो इट इज़ वेरी अननेचुरल फॉर देम टू पुट समवन्स पिक्चर बिहाइंड देयर बैक। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। I think it's still geostrategic, geo-economic, yes, but for people who are from that mindset, it is definitely geostrategic. क्या कहते हैं आप? नहीं, आई थिंक तालिबान भी कतर में रह चुके हैं, इंटरनेशनल उनकी बड़ी
इंटेंसिव अमेरिका के साथ डिस्कशंस हुई हैं और बड़े लंबे अरसे के लिए हुए हैं, और उनको भी इल्म है कि अफगानिस्तान ने भी 21वीं सदी में आना है। वो अपनी टर्म्स पे वहाँ आना चाहते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान, आपको पता है कि वो एक हब सा है, ट्रांसपोर्ट हब है, पाइपलाइंस वहाँ से गुजरनी है, तजारत वहाँ से गुजरनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अब तंग पड़ चुके हैं जंग से। अफगानिस्तान के अवाम को भी अमन चाहिए, और ये अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो अब उनका मेन फोकस नहीं है जो पहले होता था। सो आई थिंक कि इस वक्त ये तमाम चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी डायरेक्शन में जा रही हैं कि अब वेस्ट एशिया की टर्न है टू बी द ग्लोबल इन अ वे इकोनॉमिक, न्यू इकोनॉमिक हब। और इसमें आप देखें कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो अगले 10-15 साल में ये सारा खित्ता जो है ये एक किस्म का, जैसे साउथ ईस्ट एशिया था उस तरह वेस्ट एशिया होगा। और यहाँ पे जैसे वियतनाम की जंग के बाद आपने देखा कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इन तमाम ने बहुत तरक्की की। अब हमारी टर्न है, क्योंकि हमने ये कहा है कि अब नो मोर वॉर, लेट्स टॉक इकोनॉमिक्स, लेट्स टॉक ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म। ये चीज़ें अब सामने आएंगी और ये ट्रांजिशन हो रही है बड़ी तेज़ी से। और आप देख रहे हैं कि अमेरिकन डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रही हैं और उसका जो होमवर्क है वो हो रहा है। सो आई थिंक कि हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, इसकी जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं उसको दुरुस्त करना है, हमारी कंपेटिटिवनेस, प्रोडक्टिविटी जो है उसको बहुत बेहतर करना है ताकि हम एक्सपोर्ट्स कर सकें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, एनर्जी इंडिपेंडेंस करनी है, क्योंकि हमारी एनर्जी अब सारी इंपोर्टेड एनर्जी है, और जब दुनिया में एनर्जी महंगी होती है तो वो हमारा पटाखा बोल जाता है। तो आपने उसको ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी खुद पैदा करनी है, और उसके 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 है कि अब आप सोलर पे जाएं, नंबर 2 है आप डैम बनाएं, नंबर 3 है कि आप अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करें और यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज ढूंढें और अपनी डोमेस्टिक रिसोर्सेज इस्तेमाल करें ना। तो ये जो हमारा पुराना मॉडल था कि आप इंपोर्ट कर लें हर चीज़, महंगी बिजली लगा लें, महंगे कारखाने लगा लें, वो वाला पीरियड अब ख़त्म हो गया। उसके अभी तक हमारे गले में फंदा ज़रूर है, लेकिन उस फंदे को उतारना जो है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो उतरे और एक मीनिंगफुल तरीके से हम एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाएं। ये चीज़ें जो हैं ये इसमें ये IMF प्रोग्राम बहुत कलीदी रोल प्ले कर रहा है। देखें अभी टर्की में देखें, वहाँ पे 20% इन्फ्लेशन चल रही है और अर्दोगान साहब ने इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया और टर्किश लीरा जो है वो कोलैप्स कर गया। पाकिस्तान में भी यहाँ भी ये शोर मच रहा है कि जी आपने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाते या कम करते हैं तो पाकिस्तानी रुपी कोलैप्स कर जाएगा। सो रुपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो आपकी इन्फ्लेशन है उससे आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अभी भी हमारा ऊपर तो नहीं है, लेकिन इसको पिछली जो मीटिंग हुई है उसमें 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं और ये हमारी स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आई बात, लेकिन वो उनको समझना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म में ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रुपए की स्टेबिलिटी आएगी तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत तेज़ी आएगी। और आपने देखा है कि हमारे इस वक्त फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनीज ने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की है, उन्होंने अच्छी बिजनेस की है, हमारी वैल्यू चेन्स इंटैक्ट हैं, हमने सप्लाई चेन को नहीं टूटने दिया। नहीं, लेकिन हमारा लेट मी जस्ट ऐड हियर कि इन डॉलर टर्म्स हमारी जो ROI है हमारी कंपनीज की, दैट इज नेगेटिव। द फैक्ट बीइंग के रुपी हैज डिप्रिशिएटेड सो मच that when you calculate the ROI in US dollars, you will find a negative return, and I don't think that foreign investors will be particularly happy with that.
नहीं, आई थिंक अगर आप देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, दे हैव डन वेरी वेल, और इवन योर टेक्सटाइल सेक्टर हैज डन वेरी वेल। और आपकी जो डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन मार्केट, उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पे मसले आएंगे, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है आपके डेट ट्रैप का, कि आपके जो इंटरनल कंजम्पशन है उसको आपने कम करना है ताकि आप अपने लोन्स जो हैं वो रिपे कर सकें। सो आई थिंक कि उस हिसाब से अगर आप देखें तो इंसेंटिव्स जो हैं इस वक्त इकोनॉमी में वो ये हैं कि एक्सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी competitiveness बेहतर करें, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें, ताकि दुनिया में आप जा सकें। इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया में चीज़ों की डिमांड है और उसकी सप्लाई नहीं है। सो आपको उसमें एंट्री आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्जैक्टली यही कर रही है। चलें अब कंक्लूड करते हैं। मैं दोबारा से अपनी बात को दोहरा देता हूँ। मैं फाजिल वज़रा से गुजारिश करता हूँ कि अब अपनी तबीयत के अंदर नरमी पैदा करें, अपनी तबीयत में आजिज़ी लेकर आएँ और अपने मिजाज जो हैं उनको थोड़ा धीमा करें, क्योंकि मेरा ऐसा सलाह मशवरा है कि हालात अक्सर बदल जाते हैं, फिर इंसान को लहजा भी बदलना पड़ता है, अंदाज़ भी बदलने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि ये ट्रांजिशन ऑर्गेनिक हो, क्योंकि जो भी है, इवन इफ़ द गवर्नमेंट कंप्लीट्स इट्स टेन्योर, ये कर्व जो है डाउनवर्ड आएगी। जब कर्व डाउनवर्ड आती है तो उसके माने ये होते हैं कि फिर बंदे के पास ओहदा और इख्तियार ख़त्म हो जाता है, और वक्त के साथ साथ इंसान को अपनी वैनिटी यानी गुरूर और तकब्बुर तो खैर कभी करना ही नहीं चाहिए, और अगर अपनी तबीयत में गलती से आ गया है तो उससे तौबा कर लेनी चाहिए। मईशत के लिए भी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साथ साथ मईशत के मुतल्लिक मैं दोबारा से दोहरा दूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुनफरिद प्रोग्राम है जो कि काउंसलेट्स और एम्बसीज़ पाकिस्तान की देखती हैं। जितने फॉरेनर्स पाकिस्तान में रहते हैं वो देखते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखते हैं। बिलखुसूस प्रोग्राम मेरा इस्लामाबाद में देखा जाता है, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के साथ एक बड़ा प्यारा सा शहर है रावलपिंडी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मेरे प्रोग्राम देखते हैं। अरे यार मैं कंधे पे क्या बैठ गया, अच्छा समझ तो गए होंगे। यहाँ पर नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफ़िज़।